नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी ने आज एक नया इतिहास रचा। विधानसभा में महिला सत्र हुआ। महिलाओं की आवाज गूंजी। आवाज में था ओज, आवाज में था तेज, आवाज में थी गौरव गाथा, आवाज में थी अहम भूमिका और आवाज में कहीं कहीं दर्द भी था, अपेक्षाएं भी थी। कुल मिलाकर के चर्चा का बिंदु सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान तक केंद्रित रहा, लेकिन महिलाओं ने खुल करके बात की और ये लगा कि अगर ये संदेश आगे बढ़ेगा तो जो महिला सशक्तिकरण की मुहिम है उसको एक नया संबल मिलेगा। दर्द सुरक्षा का, दर्द अपराध का, दर्द बेरोजगारी का, दर्द जो था वो था भेदभाव का। निश्चित रूप से जो बातें आज खुल करके सामने आई, लगता है कि महिलाएं आज इसी दौर से गुजर रही हैं और बातें भी कोट की गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और कहा गया वही देश विकास कर सकता है जहां पर महिलाओं का विकास होता है। यही कहा गया कि अगर आपको किसी देश की प्रगति आंकनी है तो महिलाओं की प्रगति को आंकिए और समझ जाइए कि उस देश में क्या हो रहा है। विकसित देश और विकासशील देश की भी बात हुई। कहा गया कि हमारे देश में राजनीति में सिर्फ 9% महिलाओं की भागीदारी है। उनमें नेतृत्व क्षमता है, उनमें विजन है, उनमें कल्पनाशीलता है, लेकिन मौका नहीं दिया जाता। जैसा आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मौका दिया गया और यह भी कहा गया कि अगर महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ने की बात की जाए तो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें अहम सफलता भी मिल सकती है। लेकिन एक बात और महिलाओं ने कही, महिलाओं ने यह भी कहा कि हमें अपनी भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। हम जिस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, हमें अपनी भूमिका को सार्थकता ही प्रदान करनी चाहिए। कुल मिलाकर के यह सत्र एक ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक अद्भुत हो गया और जिसने एक नहीं अनेक संदेश दिए। जो नेता थे सदन, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जहां एक और महिलाओं के उपलब्धियों और उनके लिए किए गए कार्यों की चर्चा की, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने 33% आरक्षण की बात की, खास तौर से नौकरियों में सुरक्षा की बात की और ये कहा कि आइए हम सब मिल करके, माने सत्ता और विपक्ष दोनों मिल करके इस दिशा में आगे की ओर कदम बढ़ाएं। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से नमिता मिश्रा, आप पार्षद भी हैं और महिलाओं के जो दुख, दर्द और उनके गौरव को भली प्रकार समझती हैं और दायित्वों के निर्वाह में आगे रहती हैं। मैं नमिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है दूसरी मेहमान, प्रमुख समाज सेविका नीतू सिंह। नीतू सिंह जी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रकल्पों में, विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता से विकास को, प्रगति को, सेवा को एक नया संबल ही नहीं प्रदान कर रही हैं बल्कि उसकी एक प्रमुख संवाहक बन गई हैं। मैं नीतू जी आपका भी बहुत बहुत
स्वागत करता हूं। आप दोनों मेहमानों का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले नीतू जी, मैं आपसे ही एक सवाल करूंगा कि ये जो आज विधानसभा में महिला सत्र चला और जिसका मैंने थोड़ा सा लब्बो लबाब भी आपको बताया, क्या आप इस बारे में सोचते हैं? आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि महिलाओं को एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया जाए, सबसे पहले अपने विधानसभा से शुरू कर जिसमें वो अपने मन की बात कर सकें। और महिलाओं ने खुलकर पूरी इस चर्चा करी, समाज में वो उठती बैठती हैं, उसका वो अपने मन से बात बोल पाई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेएमडी न्यूज़ आज आगे बढ़कर इसको और चर्चा इस पे कर रहा है और हम लोगों को आज यहाँ बुलाया, हम लोग अपनी मन की बात कह पाएँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज जिस प्रकार से हमारी सारी महिलाएं नेताओं ने अपनी बात रखी, वो समाज में सब तरफ जा रही हैं और देख रही हैं महिलाओं को जो दर्द है, दुख है, साथ में जो उनका नेतृत्व की, जैसे आपने भी कही, एक क्षमता है, उसको भी उन्होंने उजागर किया। ये बहुत ही एक सुंदर पहल है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के सबके सहयोग से इसको बहुत काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और महिलाएं तो प्रसन्न है ही, और मुझे तो एक स्पेशल इसमें बात लगती है कि आप लोग सब भाई लोग मिलकर अगर इस तरीके से हाथ मिलाएंगे तो महिलाएं कहीं पीछे हटेंगी नहीं, ये आश्वासन देती हूँ। ठीक बात है। नमिता जी, आप तो सीधे और प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग ले रही हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर भी रही है, एक उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल भी कर रही है। आज जो ये महिला सत्र हुआ, उसके बारे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका क्या आपको सबसे बड़ा संदेश मिला? पहले तो मैं जेएमडी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे इस स्टूडियो में आने का मौका मिला। और आप आज मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, अन्य सरकार में कभी हम लोगों का कहीं सहभागिता ही नहीं थी। महिलाएं हमेशा दबी कुचली रहती थी, अपनी बात किसी से कह नहीं पाती थी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हम लोग इतने सुरक्षित होकर के हम लोग अपनी बात को यहाँ से लगा करके दिल्ली तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। नीतू जी, ये जरा बताइए कि आज जो महिलाओं की गौरव गाथा हुई, जिसमें ये भी कहा गया, दो बातें हुई। एक तो ये हुआ कि महिलाएं शास्त्र में भाग लेती थी, महिलाओं ने सीधे सीधे बढ़ करके हिस्सेदारी की, महिलाओं ने जो है स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका का निर्वाह किया, योगदान किया। तो ये जो महिलाओं की गौरव गाथा है, क्या उसे आप निरंतर आगे बढ़ते हुए देख रही हैं या कहीं कहीं आपको कुछ ब्रेक सा लगता दिखाई दे रहा? मेरी समझ में देखिए, जब ब्रह्मा जी ने रचना करी इस संसार की सृष्टि की, तो उन्होंने जो 3 मेन पोर्टफोलियोज थे वो महिलाओं को दिए। चाहे वो शक्ति थी, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो लक्ष्मी जी का, और चाहे अगर आप देखें तो सरस्वती जी विद्या की। तो शक्ति, समृद्धि और पूरा उन्होंने ये कार्यभार महिलाओं को दिया। तो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति ही रही है कि महिलाओं को उच्च स्थान हमारे यहाँ दिया गया है। हम अपने देश को भी देखें तो हम भारत माता के नाम से उनको कहते हैं और उसी तरीके से उसको पूजते हैं। तो हमारी भावना शुरू से हमारी संस्कृति में यही रही है। एक बीच में कालखंड ऐसा आया कि जिसमें महिलाओं को अपने बचाव के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ गया। नहीं तो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, गार्गी हैं, मैत्री हैं, अनन्य, ये तो हमारे यहाँ तो अनन्य ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको सामने आप सब जानते हैं, कोट किया जा सकता है। लेकिन साथ में जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहा है और उनको ये एक संबल प्रदान किया जा रहा है, तो सुषमा स्वराज जी को देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, इस समय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को देख लीजिए। भारत की इकोनॉमी की बात करें तो सारे विश्व में हर देश पीछे हो रहा है और आज भारत की गाथा सब बाकी देश गा रहे हैं और ये सारे पोर्टफोलियोज महिलाएं संभाल रही हैं। एक समय था जब पीछे हट रहे थे, लेकिन आज जहां मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस बात के लिए। और मुझे ऐसा लगता है
कि हर तरफ ये बदलाव है और आगे बढ़ता ही जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने कहा कि हम अब तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और आपने कई जो महिलाओं जो मनीषियाँ हैं उनका आपने उल्लेख भी किया। ये जो आप बीच में कालखंड बता रही हैं, जी, इस कालखंड में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जो महिलाओं की गति में, उनकी स्फूर्ति में, उनकी जो है तेजस्विता में कहीं ब्रेक लगा? क्या पुरुष प्रधान देश हो गया या हमने महिलाओं की उपेक्षा कर दी, हमने महिलाओं को वो महत्व नहीं दिया? क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे समझ में जो आता है, जो एक समय रहा जब हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया, तो एक बहुत एक गलत सी प्रथा स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर जिनको पसंद आ रहा है वहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई हम इनसे शादी करना, निकाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक ये समय आया था, लेकिन उसमें भी व्यापक रूप में हम कहें हर जगह था, नहीं था। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हमेशा से महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ के काम किया, पुरुषों से ज़्यादा काम किया। हमारे ही देश में साउथ में देखें, जहाँ पे शिक्षा अच्छी मिली महिलाओं को और लिटरेसी रेट हायर रहा, वहाँ महिलाएं शुरू से काम कर रही हैं। तो इसलिए एक जेनेरिक स्टेटमेंट ना देकर मैं ये कहूँगी, जहाँ पर वातावरण अनुकूल रहेगा, जहाँ पर, वहाँ पे महिलाएं आगे बढ़ती रही हैं और बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी भी। तो एक पॉइंट और, क्या भेदभाव महिलाओं के साथ होता है? पुरुषों को महत्व दिया जाता है, जैसा कि आज आवाज़ जो है महिला सूत्र में भी सुनने को मिली? क्या आपको लगता है क्या भेदभाव मेरे ख्याल से ज़्यादा एक जो हमारी व्यवस्था बन गई, जहाँ पर जब परिवारों में पुत्र होते हैं, तो मुझे जो मैं देखती हूँ सामान्यतः ये होता है कि जो बेटा है उसको आगे बढ़ना है, उसको कमाना है, उसको परिवार के लिए कमाना है। तो एक जो अपब्रिंगिंग होती थी उसमें बेटियों को ये होता था कि इनको परिवार को संभालना है, जो कि जिसकी अहमियत किसी भी तरीके से हम कम नहीं मान सकते हैं। लेकिन एक जो अपब्रिंगिंग का पार्ट रहा, जहाँ तक मैं इसके बारे में सोचती हूँ और ये मेरे अपने विचार हैं, तो वो एक पुरुष ना चाहते हुए पुरुष को एक मौका मिला कि जाइए बाहर, आपको कमाना है, काम करना है, मेहनत करनी है, और महिलाओं को घर संभालना था। लेकिन अभी आप देखें, क्योंकि वो समय चेंज हो गया, हर सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर है। मैं तो एजुकेशन सेक्टर में खुद भी बहुत जुड़ी हुई हूँ और मैं देखती हूँ हमारे यहाँ विद्यालय में महिलाएं सुबह अपने घर का भी काम करके आती हैं, अपनी पूजा कर कर आती हैं, अपने बच्चों को संभाल कर आती हैं, अपने बड़े बूढ़ों का काम करके स्कूल आ जाती हैं, 2-2:30 बजे तक वहाँ काम करती हैं, खिलखिलाती हैं, हंसती हैं। माहौल अच्छा देने की बात है। महिलाओं में एक स्पेशल, मैं तो कहती हूँ भगवान ने उनको इतना टैलेंट दिया है कि वो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं। वो एक माँ भी हैं, वो एक बेटी भी हैं, वो एक पत्नी भी हैं, और अब तो जब वो समाज में आके आगे काम कर रही हैं तो एक वर्किंग वुमेन भी हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है वो सामंजस्य बहुत अच्छा बैठा पाती हैं। नमिता जी, आज जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो ये कहा गया कि 403 सदस्यों में हम मात्र 47 हैं, 47 हैं। तो राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्यों नहीं अपना हिस्सा बना पा रही है, अपना स्थान बना पा रही है? उसका कारण क्या आप मानते हैं? मुख्य रूप से अगर मैं आपसे चर्चा करूं, समाज है, परिवार है, या कुछ लोग हे दृष्टि से देखते हैं, उनकी जो है खींचते हैं, उनको एक किनारे कर देते हैं और राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती है? ऐसा नहीं है। हाँ, आज के समय में अगर 40 हैं तो 40 भी 80 के बराबर है। 40 बहुत अच्छी बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। 40 है तो वो भी 80 के बराबर है। वो भी 80 के बराबर अगर आप हैं। 400 कह देती तो हम उसको भी मान लेते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात, ठीक, बहुत अच्छी बात की। लेकिन हाँ। अगर कोई ये कहे कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, हाँ। या आगे महिलाएं बढ़ना नहीं चाहती हैं, तो कुछ पाबंदियां, तो चूंकि वो पुराने समय से वो पाबंदियां आ रही हैं, अभी भी सब परिवार इक्वल नहीं हुए हैं। जो कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को बाहर निकालें, अपनी बहनों को बाहर निकालें, बाहर निकले, उन लोगों का भी दिमाग खुले, कुछ अपने विवेक से। कई बार प्रताड़ित होने के बाद भी उत्पीड़न सहती रहती हैं महिलाएं, वो अपनी बात जाकर के समाज में भी नहीं कह पाती हैं। क्यों? उनके अंदर उनको इतना दबा दिया गया है
कि उनको लगता है हम बाहर बताएंगे तो मेरी बदनामी होगी, जो कि ऐसा नहीं है। आप अपनी महिलाओं के बीच में, अपनी बहनों के बीच में आप अपनी बात को रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को सुनने को एकदम हो कि महिलाओं के साथ किसी भी तरीके का कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। अगर किसी महिला को कोई समस्या है उसके लिए हेल्पलाइन अलग बना दी गई है, आप जाइए अपनी बात को रखिए। अब मुझे लगता है जहां महिलाएं काम कर रही हैं उस क्षेत्र में, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे आर्मी में हो, इतना अच्छा सामंजस्य बना करके उन लोगों ने रखा हुआ है कि वहां बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम लोग महिला हैं। क्योंकि मैं तो उस राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन आपके अंदर ऐसी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। लेकिन नमिता जी, बात हम थोड़ी राजनीति की ही कर रहे हैं, उनके भागीदारी कर रहे हैं जी। मैंने बहुत सी महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द सुना है। जी। वो कहते हैं कि देखिए, हमको अपेक्षित स्थान नहीं दिया जाता है, हमको पद नहीं दिए जाते हैं, और अगर कहीं ना कहीं हमको रखा भी जाता है तो एक तरीके से हाशिए में डाल दिया जाता है। अगर उसी बराबरी से हम करें, और यही कारण कि लगातार 33% आरक्षण की मांग हो रही है, बल्कि कहा तो जा रहा है कि अब तो महिलाएं बराबर हो गई हैं, 50% दे दीजिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आज क्या ये मानती है कि नहीं मानती है कि संगठनों में, राजनीतिक दलों में उपेक्षा होती है, महिलाओं को एक किनारे कर दिया था? नहीं भाई साहब, ऐसा आप मैं नहीं बीजेपी मानूं। की बात कर ना करिएगा। मैं अब ऐसा देखिए, मैं ये चीज नहीं बोलूंगी। हाँ, बीजेपी कि की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी हो कि मैं कहीं भी हर महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है। हम लोग भी संगठन में काम करते हैं, हम लोग भी संगठन में जाते हैं, हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे रहते हैं, अगर हम लोग महिलाएं जाते हैं सबसे पहले हम लोगों को स्थान देते हैं। ये भारतीय जनता, बीजेपी की बात है। मैं तो और राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। और राजनीतिक सपा में तो मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं ये कह पाऊंगी। नहीं, आप सब मायावती के तो क्या मैं बसपा में तो बता सकती नहीं बता सकती? नहीं, उस दूसरे पार्टी के विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगी इस समय। मैंने आपको लगता है कि आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है? हम लोगों के ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ अगर कोई भी पुरुष अगर कहीं बैठा है, महिलाएं पहुंची सबसे पहले स्थान देते हैं। आइए बहन जी बैठिए। नहीं, स्थान देते हैं, महत्व और महत्व भी देते हैं। हाँ, महत्व भी देते हैं, लेकिन भागीदारी नहीं देते। नहीं, भागीदारी भी देते हैं। क्यों? आप देखिए, पूरा संगठन, एक महिला मोर्चा का संगठन अलग बना दिया है। अगर कहीं युवा मोर्चा का संगठन बनाया उसमें भी एक महिला स्थान दी गई है। अगर जिले में बनाया गया तो जिले में भी 2 महिलाओं को 3 महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो हम लोग कहाँ से महिलाओं को उपेक्षित मानते हैं? ठीक बात है। तो क्या महिलाओं में अभी भी असुरक्षा की भावना रहती है? जैसा कि आज सत्र में सुनाया गया और ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं, हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से तो ये कहा गया कि अब तो हम लोग जिस समय चाहें घर से निकल सकते हैं, लेकिन विपक्ष से ये आवाज़ भी उठी है और ख़ास तौर से कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया गया जिसका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्या आपको लगता है अभी भी पूरी तरीके से महिलाएं जो हैं सुरक्षित नहीं हो पाई हैं? मैं आपके इस प्रश्न को पॉलिटिकली विजन से आंसर नहीं करूंगी। हाँ, मैं इसीलिए मैंने इसको एक सामान्य महिला जो उठती बैठती है और जाती है और जो कई बच्चियों के साथ डील कर रही है, तो मैं उनका दर्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत सही है जी। मैं आपको ये बताऊं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, मैं पूरे देश की बात नहीं इस समय कर रही हूँ, जो अभी भी जिनकी मानसिकता कुछ जगहों पे ऐसी कि बच्चियां हमारी रात में बाहर नहीं निकल पा रही। ये सत्य है। हाँ, ये बात जरूर है कि मुख्यमंत्री जी के एक चेष्टा ये हो रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से हम उनको वो प्रोवाइड कर पाएं, और जिसमें बहुत अब जैसे लेडीज का पिंक कोट ये चालू करें उन्होंने, कांस्टेबल्स की चौकी की, ये सारी। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि 100% हम इस पे विजय पा सके हैं, तो अभी ये सच्चाई नहीं है। अभी भी हमारी लड़कियों को रात में जाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चियों की अलग बसेस चल जाएं? हम तो देखते हैं बच्चियों को कोचिंग में जाना होता है, क्योंकि एजुकेशन मेरा सेक्टर है। रेस्टोरेंट्स में मैं काम कर रही हूँ तो हॉस्पिटैलिटी मेरा सेक्टर है। तो लड़कियाँ, मैं अहमदाबाद अभी पीछे गई
तो मैंने ये देखा कि वहाँ पे लड़कियों के ग्रुप रात में अकेले बेझिझक बेधड़क रात में 12 बजे 1 बजे भी घूम रही थी। हमारे यहाँ अभी समय लगेगा। हमारी उस तरफ चेष्टा मुख्यमंत्री जी की है, उनकी पूरी टीम की है। जल्द ही हम वो मुकाम हासिल कर पाए, ये हम सबका एक मन में दर्द भी है और एक आशा भी है कि ये हम लोग पूरा कर पाएंगे। ठीक बात है। लेकिन नीतू जी, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री आपसे बात करें जी सीधे तौर पे जी और कहें कि नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी और हम भी प्रयास कर रहे हैं, जी। 112 जो है नंबर की लाइन भी हमने दे दी है, हम लगातार जो लोग अपराध करते हुए शिकंजा कस रहे हैं। आज ही योगी सरकार ने एक प्रस्ताव दे दिया विधानसभा में जी। कि जो महिलाओं से अपराध संबंधी मामले होंगे उसमें अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अब उससे भी उन्होंने ये बात कर ली है। तो अगर आपसे पूछें तो आप क्या सुझाव देंगी मुख्यमंत्री को कि ऐसा अगर आप कर दे तो शायद महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ जाए? देखिए, इस देश का, इस समाज का भार हम अगर कहें कि केवल जो उच्च पदों पर बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, केवल उनके ऊपर डाल देना, ये हम लोगों की भी कमी रहेगी। ये मेरा मानना है। ठीक। इस समाज को खुद आगे बढ़ के आना पड़ेगा। परिवारों में अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संस्कार देने होंगे। माताओं को अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, ये संस्कार घर से होते हैं। हर काम सरकार कैसे कर सकती है? सहभागिता सबकी, एवरी इंडिविजुअल की होती है। उसमें आज जैसे हम अपनी लड़कियों को घरों में सिखाते हैं कि बेटा ये पूजा करनी है, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये संस्कार हम लड़कियों को देते हैं। सामान्यतः बच्चों को, लड़कों को भी देते हैं। लेकिन अगर वो रात में बाहर जा रहे हैं, कितने बजे वापस आ रहे हैं, अगर लड़की को पूछा जाता है तो लड़के को भी पूछना चाहिए। उसके मन में ये बातें आनी चाहिए कि जो महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, जो लड़कियां बाहर काम कर रही हैं, वो हमारी बहनें हैं जैसे हमारे घर में ये संस्कार देने का काम परिवारों में पहले होना चाहिए, विद्यालयों में पहले होना चाहिए, और तब ये समाज बदल पाएगा। बहुत जल्दी अगर हम सोचें कि जो सिस्टम्स जनरेट करना वो सरकार का काम है और वो भरपूर कर रही है, अच्छे से वो काम कर रही है, लेकिन एक एक बूंद से सागर बनता है, तो हम सबको उसमें अपनी सहभागिता देनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नमिता जी, आप भी सुरक्षा को लेकर के कहीं चिंतित होती है क्या? भाई साहब, चिंता का विषय तो है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चिंता का विषय तो है, लेकिन उसके साथ हम सब लोगों को भी एकजुट होकर के उस पर कार्य करना पड़ेगा। अगर कहीं आपने देखा रास्ते में कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी लेनी पड़ेगी, जरूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को भी बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज में सुधार आएगा। क्या लगता है कि पुलिस तुरंत आपकी बात सुन लेती है? अधिकारी तो एक बार हो सकता है, क्या पुलिस में अगर आप थाने, लोगों का कष्ट यही है कि हम जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, हमको नाना प्रकार से दौड़ाया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी भार रहता है। जी जी। और 112 नंबर डायल करने पे 5 मिनट के अंदर गाड़ी आके आपके जहाँ पे आपने लोकेशन बताया वहाँ पे गाड़ी आकर के खड़ी हो जाती है। जी जी जी। हो सकता है उस समय ऐसी परिस्थिति हो कि एक पक्ष हट गया हो, तो एक पक्ष की बात सुन करके तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो मेरा तो मानना ऐसा है कि उसके लिए हम सब लोगों को भी थोड़ी एकता बना के रखनी पड़ेगी। एकता बना के रखनी है। लेकिन नमिता जी, एक लाइन में और हम आपसे जानना चाहते हैं, योगी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की ओर से ऐसी खामियां आ जाती हैं, ऐसी मानसिकता आ जाती है कि कहीं कहीं हमारी व्यवस्था लाचार सी दिखती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग में जो ढर्रा है वो भी पुराना चल आ रहा है और उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, जिसके कारण समस्याएं बनी हुई हैं? अगर पुलिस में कहीं कोई सुधार हो जाए, उनकी मानसिकता बदल जाए तो सादा लाभ होगा। 100 साल का कचरा 1 साल नहीं धुला जा सकता है। बिल्कुल सही।
उसको ब्रेन वॉश करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। कुछ लोग अभी भी ऐसे इस विचारधारा के लोग हैं कि उन लोगों को अभी भी लगता है पुरानी ही सरकार की तरह है। यहाँ मतलब थोड़ा सा मुझे कहने में हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अभी आप भी सही। कुछ लोग ऐसे विचारधारा के हैं जो पुरानी सरकार के ढर्रे पे ही चल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उसके लिए 5 साल और लगेगा भरपूर तरीके से। भरपूर तरीके से। उसके बाद ये लोग एकदम राइट टाइम चले गए। हाँ, अभी राइट टाइम से नहीं। अभी कहीं ना कहीं इन लोगों की विचारधारा पुरानी उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नमिता जी, एक बात और बताइए ईमानदारी से कि आप भी संघर्ष कर रही हैं। अब बीजेपी से ज़रा थोड़ा सा अपने को दूर रख लीजिए तो अच्छा लगेगा। और आप भी संघर्ष कर रही हैं। आज एक जो महिला विधायक थी वो एक दर्द अपना बयां कर रही थी कि साहब अधिकारी जो हैं हमको समझते हैं ये महिलाएं हैं, इनको कुछ नहीं है, और पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आप भी चूँकि कार्यशील हैं, आप भी लगातार जनता के लिए संघर्ष कर रही हैं, आपको भी आए दिन अधिकारियों के पास जाना पड़ता है समस्याओं को लेकर के। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भेदभाव अभी है और इसको दूर किया जाना चाहिए? अभी अधिकारियों के अंदर ऐसा है। हाँ, देखिए बहुत जैसे ही हाँ। महिलाओं को देने उनको लगता है अरे ठीक है कर हाँ, देंगे। हाँ। आपको टहलाने का काम करते हैं, ओह। जो कि पुरुषों में ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हम लोग जैसे रानी लक्ष्मीबाई मिलकर के लड़ झगड़ के भी किसी न किसी पिल जाते हैं, कैसा भी काम हो। हाँ, ये मजबूरी है हमारी। मजबूरी है। क्यों हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बाकी अभी कुछ ना कुछ ऐसा है कि महिलाओं को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ये करते हैं निश्चित रूप से। और हमारी मेयर है प्रमिला पांडे जी, उनका तो स्वभाव वास्तव में बहुत ही तेज तर्रार वाला है, वो तो सुनती ही नहीं किसी की है। और उसके बावजूद भी अधिकारियों में बदलाव नहीं आ पा रहा है। और जो प्रमिला पांडे हथियार उठाती हैं या तेवर दिखाती हैं या आगे बढ़ करके, तो क्या जब आप लोग भी उसी नक्शे कदम पर जाते हैं तब अधिकारी आपकी बात सुनते हैं? तभी सुनता है। तभी सुनते हैं, लेकिन उनका अभी कोई ऐसा असर नहीं दिखाई पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात। नीतू जी, आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, एक व्यवसाय से भी जुड़ी हुई। आज एक दर्द और आया कि अभी भी बेरोजगारी बड़े पैमाने पर, उसमें महिलाओं का भी जिक्र किया गया और ये भी कहा गया कि बहुत ही ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स सब घरों में बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये भी कहा गया कि जो अभी एम्प्लॉयमेंट का पोर्टल अगर आप इसको देख लें तो उसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग अभी लाइन में खड़े हुए हैं। ये तो दूसरी बात है। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी भी है और महिलाओं को उसमें जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है? देखिए, जब तक इकोसिस्टम चेंज नहीं होगा, हमको पूरा इकोसिस्टम चेंज करना होगा। हम अपने अपने व्यवसायिक उसमें या जिन संस्थानों में जुड़े हैं, एक अंदर का सिस्टम तो अच्छा जनरेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए, उनके साथ कोई गलत काम ना हो। ये उस प्रतिष्ठान अपनी जिम्मेदारी ले सकता है। लेकिन वो बाहर निकली और जब उनको टेम्पो पकड़ना है, पैदल जाना है, सड़क पर जाना है, उसके लिए हमारे भी हाथ बंध जाते हैं। मेरा अपना व्यवसाय जो है, रात में अब हम 11 साढ़े 11 किसी बच्ची को अकेले जाना है, उनके घर में पहली बात तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि अभी वो डरते हैं। दूसरा, हम भी लेंगे तो मुझे उस बच्ची के लिए भी डर रहेगा। तो मैं भी उतने टाइम में, जिस टाइम में बच्चा अपने आप से, बच्ची घर कायदे से पहुंच जाए, ही ले पाती हूँ। तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन हम सबके लिए ये आ जा रही है। इसलिए दो रहे इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर हम ब्यूरोक्रेसी को देखते हैं, अधिकारियों को देखते हैं, जब तक वहाँ महिलाएं ज्यादा नंबर में नहीं पहुंचेंगी, अगर देखा जाए तो 100 में 1 अधिकारी इस समय आपको मिलेगा। अब अगर महिलाएं जाएं तो सामने की तरफ पे ज्यादातर पुरुष बैठे होंगे। अगर वही महिलाएं ज्यादा होंगी तो शायद वो उस चीज को भी समझ पाएंगी और बोलने वाले को, जिनको अपना पक्ष रखना है, उनके लिए भी आसानी हो पाएगी। एक ये बहुत बड़ी बात है कि इकोसिस्टम में जहां और महिलाएं पहुंचे, उनका नंबर बढ़ेगा
तो भी इस चीज को बल मिलेगा। तीसरा जो मैं समझती हूँ कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है हमारे बहुत- देश में, जी जी जी। उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर कोई महिला थाने पहुंचती है, अपनी बात रखती है, जब से उस बेचारी ने बात रखी और जब तक कोर्ट से उसको सेटलमेंट मिला, आधा तो उस पूरी प्रक्रिया में इंसान हताश हो जाता है। वो बच्ची, वो महिला या उसके परिवारजन आधे वक्त में गिव अप करने लगते हैं। ये बड़े सिस्टम्स में अगर जहां हम बदलाव ले आएंगे, जुडिशियल सिस्टम में आ जाएगा ये बदलाव, तो आगे निकलने में और बहुत सपोर्ट मिलेगा महिलाओं को। महिलाओं को। और यही कारण है भी, जैसा आपने बड़ा अच्छी बातें कही कि आप लोगों को मैंने भी बड़ी चिंता रहती है जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, और इसीलिए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि शाम को 6 बजे के बाद कोई महिलाएं नौकरी पर नहीं रहेंगी। उन्होंने भी अपनी ये बात कही है। लेकिन महिलाओं का रोजगार में प्रतिशत बढ़े, उसके लिए आज एक मांग ये भी हुई है कि 33% का आरक्षण नौकरियों में होना चाहिए, और वो सामान्य से लेकर के जनजाति तक। माने ये नहीं है कि केवल आप पिछड़े वर्ग को दे दीजिए, सिर्फ दलित समाज को दे दीजिए, और या फिर सामान्य वर्ग को। उन्होंने कहा कि टॉप से लेकर के और नीचे तक। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, आरक्षण जहाँ तक है महिलाओं को देना, जी। ये अभी शुरू में हमारी एक ज़रूरत रहेगी, हमारे समाज की ज़रूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब उनका नंबर एक ऐसा हो जाए कि हमारा इकोसिस्टम बराबरी पे आ जाए पुरुषों में और महिलाओं में, तब शायद इस आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में संवेदना रख रहे हैं, बार बार इस बात को उठा रहे हैं सबके सामने, जिससे कि अब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को खुद झाड़ू उठानी पड़ी स्वच्छता अभियान के बिल्कुल लिए। सही कह रहे हैं। तो वो नीचे स्तर तक वो मैसेज पूरा गया। जब ये बातें बार बार उठाई जाएंगी, इस पे चर्चाएं होंगी, तो मैं पूरा ये विश्वास करती हूँ कि समाज में वो मैसेज जाता है। और हमारे जो लीडर्स हैं उनका ये एक, उनके ऊपर ये कार्यभार भी है कि वो अपनी रहने से, अपने करनी से बहुत मैसेजेस अपने आचरण से देते हैं, जो कि दे भी रहे हैं। प्रेजेंट हमारी जो सरकार है उसमें अगर आप देखिए, जैसे कि अभी बहन जी भी कह रही हैं, हम लोग बैठते हैं मीटिंग्स में, तो एक हमारे अपने विचारधारा के लोगों में ये एक है, बहन जी बोलना, सीट खाली करना, ये हमारे संस्कार हैं, ये भारतीय संस्कार हैं, और उसको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक बात है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं यूपी के नए इतिहास और इतिहास में जुड़ा हुआ सुनहरा पृष्ठ, जिसमें उल्लेख है महिला सत्र का, और वो जो गूंजी आवाज़ें हैं उन पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले नीतू जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने एक नई पहल की। उन्होंने कहा मकान देंगे तो महिलाओं के नाम होगा, राशन कार्ड बनाएंगे तो महिलाओं के नाम होगा, उज्ज्वला गैस योजना देंगे तो महिलाओं के नाम होगा। इससे कहीं ना कहीं क्या लगता है कि महिलाओं के जीवन में एक नई दिशा आई है? प्रधानमंत्री का उनका अपना पूरा जीवन काल, जीवन परिचय अगर आप पढ़ें जी, तो बहुत सामान्य स्तर से स्टार्ट कर उन्होंने समाज की पीड़ा को जिया है, समझा है, जाना है। कोई ऊपर से गाज गिरे सीधे आए तो शायद जो एक नीचे स्थिति हमारे देश में अभी क्या है, जिसको सुधार करना है, वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद वो पूरा जीवन जिया है, तो उनके मन में ये संवेदना भी है और उनका एक्सपीरियंस भी है इतने सालों का। तो वो ये जानते हैं कि वो अपने इन कार्यों से महिलाओं को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान निरंतर चल रहा है। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, ये एक मैसेजिंग हो जाती है कि जो काम हम करते हैं उसकी पृष्ठभूमि वो अपने एक तरह से आचरण से तैयार कर देते हैं आगे के लिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की ये सारी जो योजनाएं हैं जिसमें वो महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो यही माइंडसेट है कि धीरे धीरे हम लोगों को महिलाओं को और
कॉन्फिडेंट करना है, उनको और शक्ति देनी है, ये उसी में उनकी पहल है। तो क्या आप ये मानती हैं कि प्रधानमंत्री की इस पहल से जी जो पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है उस पर कम से कम दरार पड़ेगी, टूटेगी और समाज में फिर अपनत्व का भाव और तेजी के साथ बढ़ेगा? ज़रूर बढ़ेगा। जी। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ केसेस छोड़ दीजिए, कुछ जगहें छोड़ दीजिए, तो पुरुष भी आज अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूर है, ऐसे केसेस सब जगह होंगे और विश्व में ऐसे कोई देश नहीं जहाँ ये केसेस नहीं है। तो केवल मानना कि हमारे ही देश में ये कमियां हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा है। आप अगर अमेरिका का इतिहास देखें तो महिलाओं को बहुत बाद में जाके राइट्स मिले। उस हिसाब से तो हमने, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे यहाँ तो पूरे संस्कार ही महिला प्रधान रहे, लेकिन अभी भी हमारे, क्योंकि एक तो जनसंख्या बहुत है, अभी भी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा पूरे गांव-गांव तक पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे महिलाओं को अपने बलों का ज्ञान होगा वो खुद भी आगे बढ़ेंगी और हो भी रहा है, वो चेंज आ रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को फ्री एजुकेशन कर देनी चाहिए? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हैं, हाँ, मैं इसको मैं बहुत किसी भी अपने आंसर को पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं, मैं आपको पॉलिटिकल मान भी नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं तो आपको खुद सोशल के रूप में मैं फ्री का करके कई बार हम अपनी जूझने की क्षमताओं को विकसित नहीं होने देते हैं। ये मेरा अपना मानना है। ठीक बात है। ये फ्रीबीज का देखिए बहुत बड़ा भार है, इतनी जनसंख्या है हमारे यहाँ, और हमको अगर अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, अपने रिजर्व्स को संभालना है, तो कहीं ना कहीं जैसे घरों में होता है और हमारे यहाँ रहा भी कि अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो हमारी दादी कहती थी 10 रुपए पहले से गुल्लक में बचा के रख लो। और आज वो चीज़ हमारी देश की जो थी वो उसके लिए एक स्ट्रेंथ प्रूव हो रही है कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है। तो अगर हम फ्रीबीज नहीं भी देंगे तो भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल सही बात है, इसमें दो। नमिता जी, क्या एक बात और सामने आई, कहीं ना कहीं जो हमारी महिला विधायक थी उन्होंने ये कहा कि पत्नी को मित्र मानना चाहिए, और मित्र जो है वो सबसे बड़ा जो होता है वो आपका देखभाल हितैषी होता है मित्र। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा कि महिलाएं पति को निहारती रहती जब वो जाती हैं, और जब लौट के पति आते हैं तभी उनको चैन मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी दर्द था कि परिवार में उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। मैं एक सामान्य रूप की बात कर रहा हूँ, मैं केवल किसी व्यक्ति परिवार या किसी विशेष परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कहना है आपका? लगता है आपको ऐसा? वैसे हस्बैंड वाइफ तो दोनों पत्नी मित्र की तरह ही रहना चाहिए। बहुत सही बात। और मित्र के साथ रहने के साथ साथ बाधा कहाँ आ रही है बताइए? पेरेंट्स हैं तो उनको भी बहू को बेटी के समान रखना चाहिए। हाँ। बेटे को बेटा है तो बेटी, आपने बेटा दिया तभी तो बहू आई है। तो भी एक अपने घर की एक बेटी, वो भी किसी की बेटी थी। ठीक बात। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को, सब पूरे परिवार को एक मोती की तरह पिरो करके ही रखना चाहिए। परिवार तभी चलेगा, समाज तभी चलेगा। अगर हम लोगों में ये हो जाएगा अरे वो लड़की है, इसमें बाधा कहीं आ रही है आपको लगता है? नहीं, बाधा कोई नहीं आ रही है, ऐसी कोई बाधा नहीं। कुछ परिवारों को छोड़ दीजिए, कुछ परिवारों को छोड़ दीजिए। बाकी आज के समय में तो इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि अब तो ये चीज मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा हो रहा है। ठीक बात है। एक नीतू जी, दो सवाल हम आप लोगों से और पूछेंगे। एक सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं की भूमिका है उसमें कहीं कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं तमाम बातों को लेकर के, हमारे रहन सहन, सामाजिक जीवन और उसकी सब बातों को लेकर के? क्या कहना है इस बारे में? जरूर। ये मैं मानती हूँ कि अगर
टिप्पणी करने की एक जो हम लोगों की आदत हो गई है, जी, जी। और ये जनरल एक समाज में है कि एक बेटी ने, एक महिला ने आज ये पहना है, आज ये नहीं पहना सही है, बात। आज वो रात में देखिए मिलने गई। अब आप बताइए, एक सामाजिक उसमें मैं कई बार कहती हूँ कि पुरुष रात में 9 बजे 10 बजे भी चला जाए किसी अधिकारी के यहाँ तो कोई बात नहीं है, पुरुष तो जाते ही हैं। महिलाएं जाएंगी तो होगा कि देखिए ये इतनी रात में जा रही है। तो कहीं ना कहीं टिप्पणी करना, जजमेंट करना, ये हम लोगों को छोड़ना चाहिए। महिलाओं को वो इक्वल स्पेस देना चाहिए, इक्वल सम्मान देना चाहिए, और हर चीज़ में उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं इतने सारी विपदाओं के बाद, वो भी तो इसलिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। महिलाओं की जो भूमिका है जी, चाहे जैसे कि आपने 4 वर्ग में बताया, वर्किंग वुमेन के रूप में, पत्नी के रूप में, आपने बहन के रूप में, माँ के रूप में, मेरा सवाल ये है कि क्या उस भूमिका का, उस दायित्व का निर्वाह महिलाएं कर रही हैं? बस इसका जवाब दीजिए। निर्वाह कर रही हैं, लेकिन मैं कई तरह के परिवारों में उठती बैठती हूँ, मैं जी। देखती हूँ आजकल यंग बच्चों की जो मानसिकता हो रही है कि हाँ, अगर उनकी माँ वर्किंग नहीं है हाँ, तो अरे वो तो हाउस वाइफ है। हाँ, मैं इस चीज के क्या बात है। अगेंस्ट हूँ, बहुत मैं सही बात। पर्सनली इस चीज के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आज एक परिवार को भी अच्छे से रखना करना बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम। हाँ, ये बात है कि जब एक ऐसी स्टेज आए कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो महिलाओं को भी अपने अंदर एक पॉजिटिव सोच जनरेट करके अपने आप को कोई ना कोई अपने समय का सदुपयोग करते हुए पॉजिटिव काम में लगाना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात जब है। वो ये पहल करेंगी तो ये सब मानसिकताएं अपने आप बदल जाएंगे। नमिता जी, आप भी कुछ कहेंगी महिलाओं की भूमिका को लेकर के? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी सारी योजनाएं चला दी महिलाओं के लिए, वो घर पर रह करके भी बहुत सारे काम बहुत सही ये कर आपने सकती हैं। बिल्कुल ठीक। अब आखिरी सवाल, नीतू जी, आज महिला सत्र हुआ, हमारी आपकी कुछ चर्चाएं भी हुई हैं, इसके बाद भी आप कुछ कहना चाहती हैं, कुछ महिलाओं को टिप्स देना चाहती हैं, कुछ आपके मन में इतनी देर में कुछ उद्गार आ गए हों, उनको व्यक्त कर दीजिए। मेरा तो ये पहल महिलाओं में अपने द्वारा भी करनी पड़ेगी। कई बार हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद तैयार हो, उसको आगे लें, अथॉरिटी अपने आप मिलती जाएगी। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध आना चाहिए और वो महिलाओं में भी आना चाहिए। तो वो पहल महिलाएं खुद भी करें, मेरी तो उनसे यही आशा है, यही विनती है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की। आप नमिता जी कुछ कहेंगी महिलाओं के लिए अपने? मेरा तो मानना ये है कि आज भी अगर हम लोग घर से जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, तो हम लोगों को कोई ना कोई आगे कदम बढ़ा करके आगे चलना चाहिए। समाज में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी व्यवसाय खुले हुए हैं कि हम लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता निभानी चाहिए। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी। बहुत अच्छे ढंग से खुल करके और साफ सपाट बात आपने की, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं अपने दायित्व को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और फिर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से उनको सकारात्मकता मिलेगी, लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को ही नहीं समझेंगी, अपनी भूमिका का ही निर्वाह नहीं करेंगी, तो नाना प्रकार की चुनौतियां, चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे, जिनका सामना करना भी बड़ा मुश्किल होता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।